जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह है कि लास्ट टाइम हमने कुछ डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन सोल्व किए थे और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से हम डबल इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने दो थ्योरम पढ़े थे, एक फुबिनी फर्स्ट फॉर्म और फुबिनी सेकंड फॉर्म। तो उसके मुताबिक हमने इंटीग्रेशन सोल्व की थी। आज हम पढ़ेंगे एरिया बाय डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास द एरिया ऑफ आ क्लोज्ड बाउंडेड प्लेन रीजन आर इज, जो एरिया होता है बेसिकली प्लेन बाउंडेड रीजन का, क्लोज प्लेन बाउंडेड रीजन का, वो इक्वल होगा इक्वल होगा रीजन को ये फार्मूला होगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली ये डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन जो है वो हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और हमें बेसिकली एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं कि किस तरह से किस तरह ये डेफिनेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं जी। एग्जांपल नंबर 1 है, कहता फाइंड द एरिया ऑफ रीजन आर बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको वो कह रहा है कि इन कर्व से आपके पास बाउंडेड होके एक बेसिकली हमारे पास रीजन बनेगा इन दोनों कर्व से बाउंड होके, ठीक है। तो आपने उसका एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट। अगर हम देखें तो ये हमने कैलकुलस जो आप लोगों ने कैलकुलस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसमें भी आपने कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी कि आप एरिया जो था वो इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते थे। उसमें अगर मैं आपको हिंट दूं तो हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालते थे और फिर अपर माइनस लोअर, मतलब जो जिधर फंक्शन बड़ा होता था उसमें से छोटे फंक्शन को माइनस करके उसको इंटीग्रेट करते थे और हमें एरिया मिल जाता था बिटवीन द रीजन, मतलब जो दो कर्व्स के दरमियान में एरिया निकालते थे। वो एक डिफरेंट मेथड था, लेकिन यहाँ पे अब हम जो एरिया निकालेंगे वो बेसिकली यूज़ करते हुए हम निकालेंगे डबल इंटीग्रल को, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूले में हमें रीजन चाहिए। रीजन अगर हम देखें तो वो मुझे इन दोनों कर्व से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपने दोनों कर्व्स को इक्वेट कर लेना है। y इज इक्वल टू दिस है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ से मेरे पास x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी, एक x कॉमन ले लेते हैं वो 0 हो जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x 0 आंसर आएगा और x इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास x की बेसिकली वैल्यूज़ आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास दोनों कर्व्स हैं वो 0 और 1 पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। अगर मैं आपको इसको रफ स्केच बनाऊं, जैसा कि आपको स्केच बनाना आता है, आपने बेसिकली इस कर्व और इस कर्व का रफ स्केच बनाना है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 0 से 1 तक, सिर्फ क्योंकि हमारा बाउंड्री रीजन 0 और 1 के दरमियान में ही है, ठीक है। इसके आगे और इससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे एरिया का रीजन नहीं है वो, ठीक है। तो अगर आप इसका रफ सा स्केच बनाएं, स्केच बनाने का तरीका आपको पता है कि आपने टेबल बनाना होता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यू 1 पुट करें, अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x का मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो 0 और 1 है, तो पहले मैं पुट करता हूँ 0। इस कर्व में x की जगह 0 पुट करेंगे, y का आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। फिर मैं पुट करता हूँ 0.1, तो ये भी 0.1 आएगा क्योंकि y x के इक्वल है, तो जो x पुट करूँगा वही y आना है। 0.5 पुट करूँगा, ये भी 0.5 आएगा। 0.9 पुट करूँगा, ये भी 0.9 आएगा। मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ पुट करूँगा उसका आंसर वही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आपने इसी रीजन में आपने ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 ही आएगा, लेकिन जैसे ही मैं 0.1 पुट करूँ तो ये 0.01 आ जाएगा आपका, ठीक है।
तो ये आपने 0.001 आ जाएगा। इस तरह आपकी वैल्यूज़ जो हैं ये चेंज होती जाएंगी, लेकिन ये वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी, ठीक है। आप 0.5 पुट करें या 0.025, आंसर आपके पास जो है वो बेसिकली रिड्यूस होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, ठीक है। एक्स स्केयर करना ना 0.5 का स्केयर करेंगे तो वो आपके पास जो है छोटा आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इन दोनों को बेसिकली प्लॉट कर लेना है ये टेबल की मदद से। ये टेबल है, आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे कहीं पे x की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 0 पे 0, 0.1 पे 1, 0.5 पे 5, यहाँ पे कहीं पे 0.5 होगा, यहाँ पे 0.1 होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो ये रफ स्केच बना रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे 0.7 होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम कर लेते हैं y की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मिड में कहीं पे 0.5 होगा। अगर 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 है, ये पॉइंट आएगा। 0.1 है तो यहाँ पे कहीं पे 0.1 होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। y = x एक लीनियर इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, इसके 2 हिस्से कर देती है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बेसिकली इसकी जो लाइन आई है वो ये वाली कर्व है, और जब मैं इसको प्लॉट करूँगा ना नीचे वाले को, तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लॉट कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखना है ये कुछ इस तरह से इसका प्लॉट इस तरह से करके कर्व फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये 0 पे 1 पे मिल रहा होगा और 0 पे मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर 1 पे भी सेम आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और 0 पे 0 आएगा। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे दोनों कर्व्स आपस में मिल रही हैं। इस बेसिकली अगर आप देखें तो इस प्लॉट की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। अगर आप पेपर में ये ग्राफ नहीं भी प्लॉट करेंगे तो आप इसका एरिया विदाउट प्लॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब प्लॉट करने के लिए आपको बेसिकली एरिया निकालने के लिए आपको ये फार्मूला चाहिए। इस फार्मूले में आर हमारा रीजन है, रीजन से हमें बेसिकली इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स चाहिए, बस आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर देनी है। डी ए जो आपके पास होगा वो dy बाई dx और dy के इक्वल होगा, ठीक है। dx dy या dy dx के इक्वल होगा। ये हम आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे हमने निकालनी है। अब अगर मैं देखूं तो मैंने बेसिकली ये ग्राफ प्लॉट किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डबल इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास x की लिमिट्स, ठीक है। x की लिमिट हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यूज़ हमने निकाली थी 0, 1, तो यहाँ पे छोटी लिमिट आएगी 0, यहाँ पे आएगी बड़ी लिमिट 1। अब y की जो आपके पास वैल्यूज़ है ना वो ये फंक्शन फॉर्म में है, ठीक है ना, वेरिएबल फॉर्म में है, x और x²। अब इन दोनों में से अगर हम देखें ना तो हमारे बस इस प्लॉट का हमें फ़ायदा क्या होना है, y = x है, y = x² है। अब ये y की लिमिट्स हैं। अब इसमें से छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है वो आपको इधर से पता चलेगा। अगर आप इस रीजन में देखें तो ये नीचे है, ये पूरे रीजन में इससे नीचे है। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन जो है वो छोटा है, ये वाला फंक्शन बड़ा है, क्योंकि ये इससे ऊपर है, इसकी कर्व जो है वो ऊपर है, ठीक है, पूरे रीजन में। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आएगी x² नीचे आएगा और x ऊपर आएगा। क्यों x² नीचे आया, क्योंकि ये देखें आप x² का जो ग्राफ था ये y = x² का ग्राफ था, ये नीचे था, और y = x का ग्राफ यहाँ पे ऊपर था 0 से 1 रीजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ज़रा आपने दोबारा से देख लें, आपके पास यहाँ पे x की लिमिट्स जो आपने सोल्व करके निकाली, y की लिमिट्स यहाँ पे x² और यहाँ पे x लिखा है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपने यहाँ पे x और यहाँ पे x² क्यों नहीं लिखा। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है नीचे छोटी लिमिट आती है, ऊपर बड़ी लिमिट आती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा माइनस, और एरिया कभी माइनस नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा नीचे छोटी लिमिट रखनी होती है और ऊपर बड़ी लिमिट रखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये x² छोटा है या x छोटा है अपने गिवन रीजन में, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये आप टेबल से भी देख सकते हैं, 0.1 पे इसका आंसर 0.1 आ रहा था, लेकिन इसमें 0.01 आ रहा था। 0.01 छोटा होता है 0.1 से, तो यहाँ से भी मुझे आइडिया हो रहा था कि x² छोटा फंक्शन है और y = x एक बड़ा फंक्शन है, इसलिए मैंने छोटा नीचे रखा और बड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने dA की जगह यहाँ पे लिख देना है। अब चूँकि यहाँ पे ये y की लिमिट है, यहाँ पे पहले dy आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे आएगा dx और ये आपके पास आ जाएगा एरिया A के इक्वल।
ये dy और dx क्यों आया ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सारी डिटेल एक्सप्लेन कर दी थी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बेटा ये आपका मेजर स्टेप है कि आपने ये एरिया का फार्मूला डेवलप करना है। आगे तो हर बच्चे को इंटरवल वाला काम है, इसको जस्ट इंटीग्रेट करना है और आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहले y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 1 है, 1 की इंटीग्रेशन बेसिकली आ जाएगी y, यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी x और यहाँ पे आ जाएगी x स्क्वायर और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 to 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। ये आ जाएगा एरिया के इक्वल, ठीक है। जस्ट मैंने इस y की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन y कर दी, लिमिट्स पुट कर दी और ये dx आ गया वैसे ही और ये लिमिट इंटीग्रेशन वैसे ही आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 to 1 और ये आ जाएगा dx, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया के इक्वल। स्टूडेंट अब सिंपल हो गया, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो चुका है जो कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। x होता है x स्क्वायर बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब बाय 3, इसकी लिमिट 1 और 0। 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 पुट करेंगे तो ये हमें पता है कि वैसे ही 0 हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो एरिया आपके पास 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 1/6। तो स्टूडेंट हमारा जो एरिया आएगा वो 1/6 आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हमारा क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड दिस। अब स्टूडेंट इसको ही अगर आप अपने कैलकुलस वाले प्रीवियस मेथड से, जिसमें हम सिंगल इंटीग्रेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, डबल इंटीग्रल की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप निकालेंगे तो एरिया 1/6 ही आएगा। लेकिन चूंकि अब हम मल्टीवेरिएट का कोर्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको डबल इंटीग्रल की हेल्प से बताया कि किस तरह हम एरिया निकाल सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं रिवाइज करने लगा हूँ। हमें 2 कर्व्स दी हुई थी जिनके दरमियान में हमें जो आपस में जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी, तो जो बाउंडेड रीजन बन रहा था उसका हमें एरिया निकालना था। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाली। यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि मुझे ग्राफ अगर बनाना है या जो टेबल बनाना है वो 0 से 1 तक ही बनाना है, ना इससे पीछे बनाना है ना इससे आगे बनाना है, क्योंकि वो हमारे रीजन का हिस्सा नहीं होगा। तो मैंने 0 और 1 के दरमियान जो है वो अपना टेबल बनाया, इसका भी और इसका भी। इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी बनाते तो डेट सेट कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको हमने यूज़ ही नहीं किया कहीं पर। आपको यहाँ टेबल से ये पता चल रहा है कि y=x जो है एक बड़ा फंक्शन है, y=x² एक छोटा फंक्शन है। तो इससे हमें यहाँ पे हेल्प होगी कि हमने x² नीचे रखना है और x ऊपर रखना है, बस, ठीक है। ये y की लिमिट्स थी, ठीक है। क्यों y की लिमिट्स हैं? क्योंकि y=x और y=x² था, ठीक है। तो ये y की लिमिट्स हैं। x की लिमिट 0, 1 हमने निकाल ली थी, ये छोटी थी, ये बड़ी थी, हमने ऊपर रख दी। तो यहाँ पे dy और dx आ गया, dy और dx आ गया। इसको 1 के यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो हमने इसको 1 के हिसाब से इंटीग्रेशन की, फिर हमने इसको x के लिहाज से इंटीग्रेशन की और फिर सॉल्व करके हमने आंसर निकाला तो 1/6 आ गया। तो आई होप के स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको और भी क्वेश्चन दे दूँगा। तो एक और अभी हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा मज़ीद बेहतर हो जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करवा दूंगा, बाकी इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल है जी, वो कहता है बाउंडेड बाय द रीजन y=x² है और y=x+2 है। यहाँ पे बस यही दोनों इक्वेशंस चेंज हुई हैं, बाकी सारा वैसे ही था, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने जब करना है तो अगेन इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x² माइनस x माइनस 2 = 0 हो जाएगा। x² अगर हम इसकी वो करें फैक्टराइजेशन करें, -2x + x माइनस 2 = 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 2 + 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 = 0। तो यहाँ से x =-1 और x = 2। स्टूडेंट्स ये सबको आता है, ये मैट्रिक वाला काम है। जस्ट मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यूज़ निकालनी है -1 से 2। तो स्टूडेंट्स अगेन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे डबल इंटीग्रल आएगा, यहाँ पे x की लिमिट्स आ जाएंगी -1 से 2 तक, यहाँ पे y की लिमिट्स आएंगी। अगेन अब आपने -1 और 2 के दरमियान में टेबल बना के गैस करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगेन जब आप देखेंगे तो x² छोटा होगा और x+2 जो है वो एक बड़ा फंक्शन होगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y dx। तो इस पूरे को आपने अगेन सोल्व कर लेना है, ये जैसे अभी मैंने सोल्व किया, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप्स पे आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/2। तो ये मैंने एक आपको थोड़ा सा रफ स्केच बता दिया कि इसको किस तरह सोल्व करना है, तो ये आप खुद से सोल्व करेंगे। देखिए मैंने इसमें फ़िगर भी नहीं बनाई, लेकिन अगर आप फिगर देखना चाहते हैं या डिटेल वर्किंग देखना चाहते हैं तो ये आपकी थॉमस की बुक है,
जो मैंने आपको बताया हुआ है इसका एडिशन, ये 851 पेज के ऊपर अगर आप देखें तो ये प्रीवियस वाला था जो मैंने प्लॉट किया, प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल कराई है, और ये वाले एग्जांपल में ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये और ये सेम ही ग्राफ है, ठीक है। तो आप ये पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, उसने ये सोल्व करके 9/2 लिखा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट इसको ये वाले मेथड से, ये वाले स्टेप से सोल्व करना है, ठीक है। मैं निशान लगा देता हूँ, आपने ये और ये स्टेप देखना है बस। ये पीछे वाला स्टेप आपको कंफ्यूज करेगा, इसको बेशक रहने दें, क्योंकि ये पीछे वाले उसने आपको तरीके से सोल्व करवाया हुआ, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अब हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि किस तरह से ये हमें बेसिकली हम अपने जो है ना वो वेरिएबल को भी चेंज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आपके पास जो है ना वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर आपने बेसिकली फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें एक्स वाई जी बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। और फिर एक कोऑर्डिनेट होते हैं जिनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हम आर और थीटा की डिस्कशन करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो फॉर एग्जांपल आपको कहता है, वो कहता है एवेल्यूएट करो e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे dy dx, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। वो कहता है वेयर r इज वो जो रीजन है वो कहता है एक सेमी सर्कल है, रीजन सेमी सर्कुलर रीजन है, वेयर r इज सेमी सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड कर्व स्टूडेंट। बेसिकली ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें वो आपको कहता है कि आपके पास इसको आपने इंटीग्रेट करना है, और जो आर इसमें आपके पास है, यहाँ पे आर होता है, ठीक है। मतलब लिमिट्स जो आपने निकालनी है, वो कहता है आपने y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना ये रीजन बाउंड कर रहा है। सेमी सर्कल आपको पता है कि सर्कल को हाफ कर दें तो वो सेमी सर्कल बनता है। ये इसको अगर आप प्लॉट करें ना तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा, ये होता है सेमी सर्कल, ठीक है। इसका ग्राफ ये है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो ये मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले जाएं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ थी। ये चीज़ आपके पास बेसिकली सर्कल था विद रेडियस 1 एंड सेंटर 0 0, ठीक है। ये आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा हुआ है कि ये सर्कल की इक्वेशन है विद रेडियस 1 एंड सेंटर 0 0। अगर मैं इसी को ही सेपरेट करूँ ना यहाँ से y को, तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ले लेता हूँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बेसिकली प्लस वाला रीजन ऊपर होगा और माइनस वाला रीजन नीचे है, ठीक है। ये बेसिकली दो कर्व हैं। बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये प्लस वाली रीजन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। माइनस वाला रीजन बेसिकली आपके पास ये नीचे वाला रीजन है, ठीक है। ये दोनों दो हिस्से हैं। तो इसमें जो आपको पेपर में दिया हुआ है वो बेसिकली उसने पॉजिटिव रीजन दिया हुआ है, माइनस नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि आपका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये नीचे वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ऊपर वाला प्लॉट किया था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी भी डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व करना शुरू करें ना, इसकी इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट आपने करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है कि हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकें, ठीक है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अब इस तरह की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए बेसिकली हम ये करते हैं कि अपने क्वेश्चन को मोल्ड कर देते हैं किसी और कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे वो हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो होता है, एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा। हम इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास होगा एक्स, वहाँ पे आर कोस थीटा, वाई होगा वो आर साइन थीटा, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जो एरिया होता है हमारे पास, ये मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में वो इस तरह से होता है, आर यहाँ पे आता है आर डी थीटा। ये हमारे पास बेसिकली रेक्टेंगुलर बोल रहा हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया इस फार्मूले से निकाला जाता है। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए पेपर में
उसमें एक्स वाई नहीं है, उसमें आर और थीटा है। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी, वो एग्जांपल क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू 2 कोस थीटा और आर इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा, फॉर एग्जांपल ये है। तो यहाँ पे आर और थीटा की डिस्कशन हो रही है, ठीक है, आर और थीटा का क्वेश्चन है। तो अगर आपका क्वेश्चन आर और थीटा में होता है तो वो उसका मतलब होता है कि वो पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में आएगा तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। वहाँ पे हमारे पास ये आर नहीं था, वहाँ पे डी वाई और डी एक्स था, लेकिन यहाँ पे आर डी थीटा आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे इसकी जो है वो सारा जो है वो अप्लाई करूँगा और इसको जो है हम सोल्व करेंगे। अब मैं अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो है वो फंक्शन जो है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है या एवेल्यूएट करना है वो है e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी लिमिट्स पुट करेंगे ना तो बेटा ये ज़रा ध्यान से देखना है कि इसको जब हम आर में लेके जाएंगे तो यही क्वेश्चन जब आर में जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, डबल इंटीग्रल e की पावर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा जी, x स्क्वायर होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ y स्क्वायर तो वो आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का सम करना है ना हमने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम करना है। तो इन दोनों का जब मैं सम करूँगा तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आके यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिर्फ आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर में रह गया और यहाँ पे आ जाएगा आर, ये वाला आर मैंने आपको बताया था ये आर, ठीक है। और डी आर डी थीटा, तो ये डी वाई डी एक्स में चेंज हो जाएगा डी आर और डी थीटा में। तो स्टूडेंट ये तो सारा मैंने अपना कर लिया, यहाँ पे भी आर आना है, यहाँ पे भी आर आना है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि मैंने पूरा क्वेश्चन कहाँ तक किया। अभी मैंने इसकी लिमिट्स नहीं निकाली, बाकी सारा कर लिया। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि हमें बेसिकली इस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है और जो रीजन आर है वो उसने बताया कि सेमी सर्कुलर रीजन है जो कि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास है उसकी कर्व की इक्वेशन ये दी हुई थी, यहाँ से मुझे पता चला था कि ये इस तरह से होगा, ठीक है। इसको आप प्लॉट भी कर लेते तो यही कर्व आपके पास आनी थी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर मैंने आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा। तो रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्जन के लिए हमारी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब ये हम पोलर में क्यों जा रहे हैं, पोलर में जाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन रेक्टेंगुलर में है ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करनी है या विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करनी है तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इसको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया का फार्मूला आर डी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे इसका मैंने एवेल्यूएट करना था, इस फंक्शन को एवेल्यूएट करना था, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की, वो आ गई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाना है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1। तो ये यहाँ से आ गया बेसिकली आर स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ चेंज होगी इसमें, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आएगा, डी आर और डी थीटा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना सारा सवाल इसमें चेंज कर दिया। अब मुझे पता है कि मेरा जो फंक्शन था वो एक सेमी सर्कल था और उसका रेडियस मुझे पता था, वो रेडियस क्या था, वो जो हमारे पास फंक्शन था उसका रेडियस बेसिकली था 1, और उसका जो थीटा था वो हमें पता है कि ये कहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे थीटा जो है वो 0 से पाई तक है, थीटा जो है वो 0 से पाई तक है, और सर्कल का रेडियस जो था वो मैंने आपको बताया था कि ड्रा करके कि उसका रेडियस बेसिकली 1 था। तो यहाँ पे मैंने आर रेडियस है, थीटा एंगल है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा क्या है, 0 से पाई तक है, हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि सेमी सर्कल में पूरा सर्कल 360 होता है, सेमी सर्कल 0 से पाई तक होगा। और सिमिलरली जो हमारे पास रेडियस था वो क्या था, वो 0 से 1 तक था, वो भी मैंने पुट कर दिया। और यहाँ पे आएगा e की पावर आर स्क्वायर आर डी
थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये लिमिट्स कैसे एवेल्यूएट की हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है तो ई की पावर आर स्क्वायर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव है 2r, आर तो पड़ा हुआ है तो 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जो मैं डिवाइड मल्टीप्लाई वाला बाहर निकाल देता हूँ, डिवाइड वाला, ताकि इसकी इंटीग्रेशन हो जाए, क्योंकि पावर का जब साथ पड़ा होता है ना डेरिवेटिव तो ई का आंसर वैसे ही आ जाता है। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने कैलकुलस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r d थीटा। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है ताकि पावर का डेरिवेटिव हमारे पास साथ आ जाए डी है। ठीक है, तो ये चूँकि इसके साथ अब मौजूद है तो जस्ट अब इसकी इंटीग्रेशन इटसेल्फ यही होती है। अब अगर जब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो हम इसकी इंटीग्रेशन इस लिहाज से कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट मुझे एक सेकंड ज़रा थोड़ा सा सांस लेने दें। जी स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं। ये आपके पास आ जाएगा, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आएगा 1/2 0 to पाई। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर आर स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगी लिमिट 0 to 1 और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो ये जब पुट करेंगे तो ये आएगा ई की पावर 1 माइनस 0, ई की पावर 0 इज़ 1। ठीक है ना, ई की पावर 0, ठीक है, पाई 1/2 ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूँगा तो वो बेसिकली कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो वो थीटा के रिस्पेक्ट जब मैं करूँगा तो वो बेसिकली ये सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, ये कांस्टेंट है, सारा बाहर आ गया। थीटा आ जाएगी इंटीग्रेशन, थीटा यहाँ पे आ जाएगा 0 से पाई तक। ठीक है, तो ये जब पाई पुट करूँगा तो ये आ जाएगा पाई 1/2 ई की पावर 1 माइनस 1 ई की पावर 0 1 होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा पाई। ठीक है, और 0 माइनस करके ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जो हमने एवेल्यूएट करनी थी वो इसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मुश्किल नहीं था, इंटीग्रेशन आसान ही है, दोबारा से आप देख लें अगर एक दफ़ा। तो मुझे बेसिकली इसको एवेल्यूएट करना था। ई की पावर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r, आर मेरे पास पड़ा हुआ है, 2 से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जब ई की पावर का डेरिवेटिव साथ पड़ा होता है तो फिर ये वैसे ही ई आ जाता है। जब विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और डी थीटा वैसे ही आ जाएगा और इसका इंटीग्रल भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 आ जाएगा, डी थीटा, और ये 1/2 वैसे ही आ गया। अब ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर निकाल ली, और इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ पे थीटा रह जाएगा और लिमिट 0 से पाई तक वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, अब थीटा की जगह मैं पाई पुट करूँगा, -0 0 वैसे ही ख़त्म कर दें, सिर्फ पाई वाले रहने तो ये पाई आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ। तो इसने आपका एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जाने से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया और हमने इसको सोल्व कर लिया। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन एक डिफ़िकल्ट और लेंथी क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपका काम कुछ इस तरह से है कि आपने ये 15.3 एक्सरसाइज है, इसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1 से 12 तक। काइंडली ये आपने 1 से 12 तक क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 13 से 18 भी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, वरना 1 से 12 तक तो आप लोगों ने करने हैं सब ने। ठीक है, इसी तरह फिर ये आगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात आ जाती है, जो कि जिसका मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स 15.4 है। इसमें बेसिकली आप लोगों ने जो करना है वो ये डेफिनेशन आपको ज़हन में रखना है। ठीक है, ये डेफिनेशन, और ये इसकी एक आप एग्जांपल भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई है वो एग्जांपल नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये पेपर में आपको आ भी सकती है। तो बाकी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप लोग इस चैप्टर को ज़रा अच्छी तरह से देखें, 15 चैप्टर को। ये जितना भी हम डबल इंटीग्रल वाला काम कर रहे हैं ये 15 चैप्टर में से है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इसमें पेपर में से 30 to 40% आपका पेपर आ सकता है, तो काइंडली इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जांपल लेक्चर में ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।